और अगर हमने उनका कराची एयरपोर्ट तबाह कर दिया है, इसका मतलब यह होता है कि अब बाकी दुनिया से उसका संपर्क टूट गया है। चाहे हथियार मंगाने की बात हो, चाहे दवाएं मंगाने की बात हो, चाहे साजो सामान मंगाने की बात हो, अब वो चीजें खत्म हो गई हैं। और राजनाथ सिंह की ये तस्वीरें देखिए, ये अब से आधे घंटे पहले की तस्वीरें। 2 घंटे लंबी बैठक चली है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस में, जहां पर तीनों सेनाओं के प्रमुख बाएं तरफ बैठे दिखाई दे रहे हैं। आपको पीआरओ दिख रहे हैं इंडियन आर्मी के, उनके ठीक बगल में सीडीएस सिन्हा बैठे हुए हैं और बीच में राजनाथ सिंह आपको दिखाई दे रहे हैं। चेहरे पर मंद मंद मुस्कान है, चेहरे पर संतोष दिखाई दे रहा है, जो इस बात को बताता है कि ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही बेहतर तरीके से एग्जीक्यूट किया गया है। पाकिस्तान को उसकी हैसियत, उसकी औकात बता दी गई है। अभी जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, वो तस्वीर बताती है कि सब कुछ कंट्रोल में है, अच्छा है, सब कुछ ठीक है। और इसीलिए राजनाथ सिंह खुश दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पाकिस्तान के खिलाफ हमने रिटेलिएशन किया है, हमने हमला किया है, ये तस्वीर पूरी दुनिया में ये संदेश पहुंचाती है कि हमारा जो जनतंत्र है, हमारा जो गणतंत्र है, जो भारत का संविधान है, भारत के नागरिक हैं, उनकी रक्षा करने में हमारी सेना सक्षम है। उनको सबूत देने की जरूरत नहीं है। बॉर्डर पे हमारे सैनिक खड़े हैं और इसीलिए हम और आप सुकून से सो रहे हैं। हमारे बच्चे स्कूल जा रहे हैं, हमारी मां और बहनें घर में महफूज है, क्योंकि बॉर्डर पर इंडियन आर्मी अपनी छाती चौड़ी कर कर दुश्मनों की गोली खाने के लिए तैयार है, उनको मिट्टी में मिलाने के लिए तैयार है। फटाफट 4-5 बड़े अपडेट है, दर्शकों तक पहुंचाना बहुत जरूरी है। 2 घंटे लंबी बैठक हुई है, जिसमें राजनाथ सिंह के साथ तीनों सेनाओं के प्रमुख थे, साथ ही साथ वहां पर सीडीएस चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ थे। बैठक 2 घंटे चली है। बैठक में क्या कुछ निकल कर आने वाला है, इसे लेकर जल्द जानकारी आपको देंगे। गृह मंत्री अमित शाह, एमएचए, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की बैठक चल रही है, जहां पर बीएसएफ के डीजी, सीआईएसएफ के डीजी, आईबी के चीफ वहां पर मौजूद हैं। इसके अलावा जो स्वास्थ्य मंत्री हैं जेपी नड्डा, उन्होंने बैठक की है। वो अस्पतालों में पूरा ब्यौरा ले रहे हैं कि अगर वॉर की सिचुएशन एस्केलेट होती है, खिंचता है, तो हमने किस तरह की तैयारी की है। इसके अलावा एक बड़ा अपडेट यह है कि पाकिस्तान से सटे बॉर्डर इलाकों को इवैक्यूएट करा दिया गया है, वहां पर अलर्ट जारी किया गया है। सूत्र बता रहे हैं कि वहां पाकिस्तान एयर स्ट्राइक कर सकता है, वहां पर हमने पूरी तैयारी कर ली है। 2 बड़ी खबरें और भी हैं। एलजी सिन्हा उरी पहुंचे हैं, जहां पर कल रात भीषण गोलीबारी हुई है, कुछ परिवार प्रभावित हुए हैं। हालात का जायजा लेने के लिए एलजी सिन्हा पहुंचे हैं। बैठक हुई और बैठक के बाद जिस तरह तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है, मुस्कुराते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह नजर आ रहे हैं। यानी अब ये कह सकते हैं कि हम भारत जो है कामयाब तो हो ही रहे हैं, लेकिन कमर जो है पाकिस्तान की पूरी तरह से तोड़ रहे हैं। अब आपको 6 तस्वीरें हम आप दिखाने जा रहे हैं। इन तस्वीरों के जरिए हम आपको बताएंगे कि लोगों ने क्या कुछ कहा, तो सुनिए। ड्रोन आए थे पाकिस्तान से, लेकिन हमारे यहाँ इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने किसी भी ड्रोन को यहाँ नीचे नहीं आने दिया, ऊपर ही सबको हवा में डिफ्यूज कर दिया। बहुत ही अच्छा लगा ये एयर डिफेंस देख के। इंडिया की ताकत पाकिस्तान से कई गुना ज्यादा है और पाकिस्तान कभी भी भारत के आगे जीत नहीं सकता है। ऐसा लगा, डर लग रहा था कि अब क्या होगा, लेकिन कुछ ही समय बाद जब न्यूज देखी तब ये पता चला कि इंडिया के एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको पूरा आसमान में ही सबको डिफ्यूज कर दिया। उनका F-16 भी गिरा दिया, JF-17 भी गिरा दिया और उसी के साथ हमें बहुत ही खुशी हुई। रात को तो मतलब एकदम से जो हमला हुआ उसके कारण थोड़ा सा डर का माहौल ले गया, लेकिन फिर धीरे धीरे जो माहौल बना उससे मतलब जितनी भी मिसाइल विसाइल आ रही थी वो मतलब एकदम से वो डिफ्यूज हो गई। और जो भी आर्मी और एयरफोर्स के ऊपर जो हमले हुए, एक भी हमला उनका कामयाब नहीं हुआ। जो भी टेक्नोलॉजी के कारण जितनी भी थी एकदम सुरक्षित है। और उसके बाद में अपनी जो हमारी जो तनुड़ माता है उसके ऊपर जो हमारी आस्था है वो एकदम पूरी हुई और सब कुछ मतलब बढ़िया रहा। डर का माहौल उसके बाद में एकदम, और उसके बाद 1965 और 1971 का युद्ध था, वहाँ पे भी सुरक्षित। आज 2025 में एक बार फिर हुआ। 9 बजे ब्लैकआउट की घोषणा तय थी। जैसे 9 बजे ब्लैकआउट हुआ, घरों में बैठे थे, तभी आवाज आने लगी। तो पहले तो महसूस हुआ कि कोई मुनादी है या कोई पटाखे फूट रहे हैं, लेकिन जैसे घर से बाहर आए, छत की तरफ गए, ऊपर देखे तो रियल बम जो अपनी लाइफ में हमने कभी सोचा भी नहीं था, वो कल हमने देख भी लिया। तो जिंदगी में ऐसा अनुभव हुआ कि ये युद्ध भी हो सकता था। लेकिन उसमें पहला तो डर लगा, लेकिन जैसा कि हमारे परिवारों ने हमें पूर्व में सुनाया था कि 65 और 71 में जो युद्ध हुए थे उसमें उन्होंने उनको सीधा लाइव देखा था और उन्होंने उस परिस्थिति को अपने साथ गुजारा था। उन्होंने हमें जैसा हमें बताया था उससे हमें थोड़ी बहुत तैयारी थी और हम सरकार ने जो भी किया, जिस प्रकार से उसका रोका और उनको एक
तरह से डिफ्यूज किया, या जो भी पाकिस्तान में जितने भी हथियार फेंके सब के सब डिफ्यूज हुए, ये सुनकर हमें बहुत ही खुशी है। तो जो रात को ये जो फायरिंग हुई है पाकिस्तान की तरफ से, तो इसमें बहुत ज़्यादा ही मतलब डिस्ट्रॉय हुआ है यहाँ पे। तो ये तो हमारे घर के पास ही, मतलब मेरे घर पे अंदर ही जो है ये बम पड़ा है। रात को लगभग 1 बजे के लगभग फायरिंग शुरू हो गई थी यहाँ पे। तो 8 के 7 बम पड़े यहाँ पे। काफी ज्यादा नुकसान है हमारे घर पे, दरवाजे टूट गए, मतलब विंडोज थी वो टूट गई हैं, गेट टूटे हैं, शीशे मतलब ग्रिल सब कुछ, मतलब फ्रंट एरिया पूरा मकान का जो है उड़ गया है। हम पीछे रात को सेफ रहे, पीछे जाके छुप गए थे। हम 3 बंदे थे, मेरी वाइफ और मेरी मम्मी। तो छोटा भाई था नहीं घर पे, पापा तो ड्यूटी पे हैं, उनकी श्रीनगर ड्यूटी है। तो मतलब हम तो बिल्कुल डर गए थे। हम ऑफिस गए होते हैं, हमारा ऑफिस बड़ी प्रॉब्लम में है। तो जब बाहर से निकले तो एकदम से लाइट बंद हो गई, ब्लैकआउट हो गया सारा। तो उसके बाद ड्रोन वगैरह चढ़ना स्टार्ट हो गए, हमला वगैरह स्टार्ट हो गया। जैसे रास्ते में आए तो घर पे यहाँ भी सुना कि यहाँ भी हमले स्टार्ट हो गए और पूरी रात फायरिंग वगैरह चलती रही। सुबह तक यहाँ से जोर से गोलाबारी चलती रही। रात को सर मैं तो इधर बाटी में गाँव में रहता हूँ, लॉबी में गाँव का लॉबी में भूख का काम करता हूँ। रात को जब 8 बजे तो ऊपर से हमने देखे 3-4 आ गए। उसके बाद जब फायरिंग हो गई तो हमने देखा तो कई बच्चे हमने आगे पीछे किए, तो उधर तो बहुत फायरिंग चली रात को। ये सर पूरी रात ही चलती रही, बीच में जब 8 बजे तो शुरू हो गया था। लेकिन इधर तो 4-5 तो चिचिपा था में, सांबा में 2-4 तो हो गए क्रैश, बाकी तो ठीक ही। बाकी ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरा देश इस वक्त भारतीय सेना पर गर्व कर रहा है। इधर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि ये पल गौरव का पल है। कहा कि आतंकवाद मुक्त भारत बनाने के लिए आतंकवादियों की फैक्ट्री का विनाश जरूरी है। सरकार और सेना के साथ पूरा देश एक साथ खड़ा है। देखिए, इस समय पूरा भारत अपनी सेना पर गर्व कर रहा है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सेना को आतंकवाद से मुक्त भारत बनाने के लिए आतंकवादियों की पैदा करने वाली फैक्ट्री का विनाश जरूरी है। और जिस प्रकार की हरकतें पाकिस्तान के द्वारा की जा रही हैं, उसका भारत की सेना जल थल नभ तीनों मिलकर के मुंहतोड़ जवाब दे रही हैं। और सेना को बधाई, अभिनंदन। सरकार और सेना के साथ पूरा देश एकजुट होकर के खड़ा है। इस प्रकार की चीजें अब बर्दाश्त करने वाला भारत नहीं है। भारत एक ऐसा देश है जैसे को तैसा भी सबक सिखाने की क्षमता रखता है। वहीं ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छत्तीसगढ़ के डिप्टी सीएम विजय शर्मा का भी बयान सामने आया। कहा भारत ने आतंकवाद के ठिकानों को भी हमला किया है। और उन्होंने कहा कि अगर उसको पाकिस्तान गलत तरीके से लेता है और भारत की सीमाओं पर ड्रोन और मिसाइल से हमला करता है तो भारत जवाब जरूर देगा। सुनिए इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा। पाकिस्तान के भारत का बड़ा क्लियर स्टैंड था। बहुत ही प्रिसाइसली उन्हीं स्थानों पर जहां पर आतंक के ठिकाने थे वहां ही मार किया गया था। और उसको अगर पाकिस्तान गलत ढंग से लेकर के और सीमाओं पर ड्रोन से मिसाइल से अटैक करता है तो माकूल जवाब भारत तो दे ही सकता है। और हमारी सेना ने तो गजब का शौर्य का परिचय दिया है। जितने भी ऐसे थे कोई मिसाइल नहीं गिर पाया है, भारत की सीमाओं को पार नहीं कर पाया है। ये बड़ा शौर्य प्रदर्शन है हमारी सेना का। मैं सोचता हूं कि पाकिस्तान के साथ इस बार अंतिम फैसला करना ही चाहिए। तो भारतीय जो है इस वक्त गर्व महसूस कर रहे हैं और भारतीय सेना को लेकर गर्व जो है हर किसी के सीने में इस वक्त है। और ये हो क्यों ना, क्योंकि जिस तरह भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया है, तमाम मंसूबे जो है पाकिस्तान के कामयाब नहीं हुए और इसका श्रेय जो है भारतीय सेना को ही जाता है। तो सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज रूम सहयोगी अमित हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, तमाम राज्यों के चाहे मुख्यमंत्री हो या डिप्टी सीएम हो, हर किसी का बयान सामने आ रहा है। सब यही कहते हुए नजर आ रहे हैं कि सलाम करते हैं हम भारतीय सेना को। बिल्कुल, देखिए सिमरन, इट्स अ वेरी प्राउड मोमेंट फॉर ऑल द इंडियंस।
और मैं भी कुछ देर पहले ये कह भी रहा था कि बहुत गर्व महसूस होता है कि हम भारतवासी हैं, और इससे ज्यादा गर्व की बात यह है कि भारतीय सेना हमारी निगहबानी कर रही है। जिस तरह से हमने पाकिस्तान को उसकी औकात, उसकी हैसियत बता दी, जिस तरह से राफेल ने वहां पर बर्बादी की है, जिस तरह से हमारे आईएनएस विक्रांत ने कराची पोर्ट को उड़ा दिया है, हमारी सेना जिस तरह से बॉर्डर पर पाकिस्तानी हमलों का जवाब दे रही है, जम्मू में इतना बड़ा हमला पाकिस्तान ने किया, रॉकेट, ड्रोन सब कुछ हमारी तरफ दाग दिए और हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उनको तबाह किया। ऐसा नहीं कि हमारे पास एयर डिफेंस सिस्टम है तो सिमरन उसे कोई भी चला सकता है, आपको वो दक्षता भी होनी चाहिए। आपके पास दुनिया का सबसे खतरनाक वॉरफेयर टेक्नोलॉजी है, लेकिन उसको चलाने के लिए दिमाग, प्रैक्टिस सेशंस, ट्रेनिंग की जरूरत होती है, और वो भी मुकम्मल तरीके से हमारे आर्मी पर्सनल को दी गई है। तभी जब जम्मू में ड्रोन से हमला हुआ, रॉकेट दागे गए, हमने हर हमले को नाकाम किया है। तो एक बड़ी पिक्चर अगर देखें सिमरन, तो हमारी इंडियन आर्मी दुनिया में चौथे नंबर पर तो है, लेकिन जिस तरह की कुशाग्र बुद्धि, जिस तरह की कुशाग्रता हमारी आर्मी ने दिखाई है, पाकिस्तान ने सोचा भी नहीं था। और अब पाकिस्तान ऑलरेडी घुटने पर है, सिर्फ एक ऑफिशियल बयान का इंतजार कीजिए, क्योंकि अमेरिका, रशिया, चाइना, ब्रिटेन, ये सब मिलकर अब पाकिस्तान पर दबाव बना रहे हैं कि भैया बस करो, तुम्हें जितना नाचना था तुम नाच चुके हो, अब भारत अपने पे आ गया है तो नक्शे से तुम्हें मिटा देगा। समझते हैं ये और देश समझते हैं, और यही वजह है कि भारत का समर्थन करते हुए भी नजर आ रहे हैं। पाकिस्तान को गुमान किस बात का है? अगर बात करें तो अमित, आपने भी वो ट्वीट देखा जिसमें पाकिस्तान कटोरा लेकर भीख मांग रहा है, चंदे इकट्ठा करने की बात कही जा रही है। हालांकि उसके कुछ ही देर बाद ट्वीट डिलीट भी किया गया। तो इनके पास ना तो खाने को है, ना रहने को है, ना लड़ने के लिए इनके पास कुछ है। नौबत इतनी आ गई कि इतने से ही स्ट्राइक में भीख तक मांग रहा है पाकिस्तान। बिल्कुल बिल्कुल सिमरन, मैं इस सवाल का जवाब दूंगा। मेरे साथ कोमोडोर डॉक्टर श्रीकांत केंसुर है सर, बहुत बहुत स्वागत। जय हिंद, मेरा नाम अमित है सर, और मेरा सवाल सबसे पहला सर आपसे यही होगा कि 71 की जंग के बाद आईएनएस विक्रांत ने एक बहुत बड़ा हमला किया है, नेवी ने एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के कराची एयरपोर्ट पर की है सर, इसे आप कैसे देखते हैं एंड हाउ डू यू डिफाइन इट सर? देखिए, अब तक तो कराची का स्ट्राइक का कुछ ठोस न्यूज नहीं आया है। अगर आपके पास है तो बताएं, क्योंकि हमारे सूत्र, मेरे पास जो सूत्र है उससे कभी कंफर्म नहीं है, तो मैं उसके ऊपर कुछ टिप्पणी नहीं देना चाहूंगा। हालांकि ऐसा हुआ था 50 साल पहले 71 की लड़ाई में, और उस वक्त इतना बढ़िया मैसेज रहा, इतना जोरदार झटका लगा पाकिस्तान को कि उनका पूरा कराची जल रहा था बहुत दिनों के लिए, और उनके ऑयल रिफाइनरी वगैरह आग लग गई, और उनके 3-4 जहाज डैमेज हुए या डूब गए। तो इस बार हुआ है या नहीं, अभी तक उसका कंफर्मेशन नहीं है, तो मैं नतीजा फिर बता नहीं सकता हूं उसके बारे में। कमोडोर साहब, ये बताइए कि सामरिक रूप से अगर हम वॉरफेयर की बात करें, जंग का सिचुएशन अभी है, सामरिक रूप से कराची पाकिस्तान के लिए कितना इंपॉर्टेंट है? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखिए, वो उसका एकमात्र बड़ा सा पोर्ट है। भारत में बहुत सारे पोर्ट है जहां पूरा ट्रेड जाता है। आपके श्रोताओं को ये जानना चाहिए कि पूरे देश का जो ट्रेड है, आर्थिक व्यवस्था जो है, वो समंदर से जाती है। चाहे हम हो या पाकिस्तान, 90% से ज्यादा जो ट्रेड होता है वो थ्रू समंदर होता है। और पाकिस्तान के लिए कराची एकमात्र बड़ा पोर्ट है जहां उसका पूरा ट्रेड चलता है, या इकोनॉमी काफी उसके ऊपर निर्भर रहता है। तो ऐसे मौके में अगर हम कराची को ब्लॉकेट करें या उस एक तरह से इस तरह मारे कि वो यूज नहीं कर पाए कुछ दिनों के लिए, तो उनके लिए ये बहुत ही मुश्किलें सामना करना पड़ेगा इससे। सर, बतौर नेवल एक्सपर्ट जिस तरह की बातें आप बता रहे हैं, क्योंकि ज्यादातर मौकों पर जो चाहे आर्म्स एमिनेशन का इंपोर्ट एक्सपोर्ट हो या फिर खाने का सामान हो, वो सब चीजें कराची एयरपोर्ट के जरिए आती हैं। मैं सर एक बतौर नेवल एक्सपर्ट मैं चाहता हूं कि आप दर्शकों को ये बताइए कि हाइपोथेटिकली मान लीजिए, चलिए जैसे आप कह रहे हैं आपको कंफर्मेशन नहीं है, बट हमें जो मीडिया में कंफर्मेशन मिली कि कराची में एक बहुत हैवी रिटेलिएशन भारत ने किया है। अगर कराची एयरपोर्ट के अलावा क्या अरेबियन सी से आईएनएस विक्रांत इतना कैपेबल है कि वो पानी से जमीनी लड़ाई लड़ सकता है पाकिस्तान से? अरे बिल्कुल लड़ सकता है, क्योंकि जब हम जमीनी लड़ाई बोलते हैं, हमको
लैंड के ऊपर टारगेट को स्ट्राइक करना है। तो भारतीय नौसेना के पास ऐसे जहाज है, ऐसे हवाई जहाज है जो जमीन के ऊपर भी लड़ाई करने का ये रखते हैं। तो हम समुद्री ताकतों, समुद्री प्लेटफॉर्म को भी मान सकते हैं और जमीन के ऊपर जो टारगेट है उसको भी मान सकते हैं। तो जरूर नेवी में बहुत ही उमदा पोटेंशियल है कराची हो या किसी भी पोर्ट को मारने के लिए। और अगर ऐसा हुआ, याद रखिए हम 71 में मतलब 50 साल पहले हमने मारा था, तो जाहिर है कि आज भी हमारे पास उससे ज्यादा ताकत होगा। तो पोटेंशियल तो है, कैपेबिलिटी है, जो हम बोलते हैं फॉर्मिडेबल फायर पावर जो बोलते हैं, कॉम्बैट पावर, वो भारतीय नौसेना के पास है। अब ये इस्तेमाल किया जाएगा, कब किया जाएगा, ये तो जो अभी सर्व कर रहे हैं वो बेहतर बता पाएंगे। बिल्कुल। सर, एक बात और समझना चाह रहा था कि भारत के पास न्यूक्लियर क्लास सबमरीन्स हैं और पाकिस्तान के पास नहीं है। हमारे पास वॉरशिप्स हैं, आईएनएस विक्रांत है, आईएनएस विक्रमादित्य हमारे पास है। तो मैं ये समझना चाह रहा हूं कि सर पनडुब्बियों की भूमिका वॉरफेयर में क्या है, और क्या अगर ये वॉर एक्सेलेट होता है तो क्या भारतीय पनडुब्बियां भी पाकिस्तान पर हमला कर सकती हैं? देखिए, पनडुब्बी की भूमिका हमेशा इम्पोर्टेंट रहती है और दो तरह के पनडुब्बी होते हैं ब्रॉडली हम जो बोलते हैं, एक कन्वेंशनल और न्यूक्लियर। जब हम न्यूक्लियर बोलते हैं हमें याद रखना चाहिए कि ये न्यूक्लियर प्रोपेल्ड भी हो सकते हैं और न्यूक्लियर वेपन भी कैरी कर सकते हैं। पर अभी हम उस न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात नहीं करना चाहिए, ये उचित समय नहीं है और कभी न्यूक्लियर वॉर के बारे में इस तरह डिस्कस नहीं करना चाहिए। तो रही बात दूसरे तरह के सबमरीन की, पनडुब्बियों की, मैं समझता हूँ अगर पूरा जो हम बोलते हैं ऑल आउट वॉर हुआ तो पनडुब्बियां जो है बहुत ही एक महत्वपूर्ण भूमिका रहेगा उनका इस जंग में, क्योंकि पनडुब्बियां जो है जल्दी होती है और वो दूर तक बिना डिटेक्ट किए हुए जा सकते हैं। और चाहे वो पाकिस्तान के पनडुब्बियां हो या हमारे पनडुब्बियां, तो ये हो सकता है कि वो डिप्लॉय हो जाए। पर यही बात है कि हमारे पास उनमें भी हमारे नंबर काफी ज्यादा है। तो मैं समझता हूं कि अगर पाकिस्तान ऐसा कुछ करेगा तो सोच समझ के करेगा, क्योंकि इंडिया के पास जो फायर पावर है, रिटेलिएटरी फायर पावर है, वो बहुत ज्यादा है। और जैसे आपने कहा हमारे पास फ्लीट शिप्स भी है, एयरक्राफ्ट कैरियर्स भी है, सरफेस शिप्स हैं, बहुत बहुत बढ़िया तरह के डिस्ट्रॉयर्स हैं, कलकत्ता क्लास, विशाखापट्टनम क्लास और दिल्ली क्लास, इस तरह के। तो मैं समझता हूँ टोटल फायर पावर जो है वो काफी इम्पोर्टेंट और फॉर्मिडेबल है हमारे पास। पनडुब्बियां जरूर उनका एक रोल होगा, पर ज्यादातर अगर पूर्ण एक लड़ाई हुआ तो उसमें वो शामिल हो जाएंगे। अभी इस लेवल पे जो है तो पनडुब्बियां जो है हो सकता है दूसरे जैसे कोवर्ट मिशन पे आ जाए, सर्वेलेंस मिशन करे, पर उससे ज्यादा मैं नहीं समझता हूँ कि इस वक्त। पर अभी हमारा सिचुएशन इतना डायनामिक है, हर 24 घंटा कुछ नया हो रहा है, तो आगे आगे होता है क्या देखेंगे। ठीक है सर, अभी हम अपने दर्शकों को वो तस्वीरें भी दिखाने जा रहे हैं। आईएनएस विक्रांत क्या समझिए प्लीज, फुल स्क्रीन पीसीआर इसको लीजिए। आईएनएस एक पूरा चलता फिरता शहर है, यहां पर कम से कम 2500 जो सैनिक है काम करते हैं। पनडुब्बियों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, आईएनएस विक्रांत की तस्वीर दिखाइए। ये आईएनएस विक्रांत है और इसी ने कराची एयरपोर्ट पर बड़ा हमला किया है। इस वक्त जो तस्वीरें आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं ये आईएनएस की तस्वीरें हैं। आईएनएस हमारा एक वॉरशिप बेड़ा है जिस पर सुखोई, मिराज, राफेल जैसे जो फाइटर जेट है वो लैंड कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पर बड़े पैमाने पर नेवल जो सैनिक है काम करते हैं और इसी आईएनएस विक्रांत ने रांची पोर्ट पर एक बड़ी तबाही मचाई है। सर बहुत बहुत शुक्रिया। विल अगेन ट्राई टू कनेक्ट विथ यू